एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज लास्ट टेस्ट है मॉक टेस्ट का। सो जस्ट बिकॉज दो दिन बाद एग्जाम है, सो यू कैन टेक दिस फॉर प्रैक्टिस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप टू द मॉक टेस्ट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग एज अबेद। तो देखिए, पहले तो आपको अबेद का मतलब पता होना चाहिए। तो अबेद का मतलब होता है टू लेसन इन इंटेंसिटी, द लेसन द डिक्रीज। ठीक है, जैसे कि द स्टॉर्म अबेटेड। ठीक है, द स्टॉर्म अबेटेड का मतलब क्या हुआ कि द स्टॉर्म जो इसका इंटेंसिटी जो था वो डिक्रीज हो चुका है, स्टॉर्म थोड़ा कम हो चुका है, अगर हम हिंदी में समझाएं, सिंपल हिंदी में। ठीक है, तो इसका नियरली द सेम मीनिंग क्या होगा? सेम मीनिंग आपका इसका आंसर लेसन होगा, और इसका अगर ऑपोजिट हम बोलेंगे तो इसका आंसर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। तो देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। तो ही हैज विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर नहीं होगा, he had visited Delhi last year, he is visiting Delhi last year, he visited Delhi last year। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, he visited Delhi last year। why? so why am I telling इस ऑप्शन बी इज करेक्ट इज बिकॉज विजिटेड पहले से आपका पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो उसमें हैड लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ही विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। fill in the blank, she insisted dash her point despite opposition। तो you need to fill in the preposition। ठीक है, preposition fill करना है आपको। तो she insisted on her point होता है। अगर आपको preposition पता होना चाहिए, अगर तब भी आपको नहीं पता है, जैसे कि हमें हिंदी में पता चल जाता है ना कि कोई सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है, आप बंगाली में पता चल जाता है, आपकी कोई भी मदर टंग हो, आपको पता चल जाता है कि कोई लैंग्वेज जो ग्रामर है वो रॉन्ग है। ठीक है, अपने अंदर से आवाज आती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, शी इंसिस्टेड ऑन हर पॉइंट डिस्पाइट ऑपोजिशन। आप ये लगाओ, शी इंसिस्टेड इन हर पॉइंट डिस्पाइट ऑपोजिशन। अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है। शी इंसिस्टेड एट हर पॉइंट डिस्पाइट ऑपोजिशन। नो, नहीं लग रहा है। ठीक है, और शी इंसिस्टेड फॉर तो एकदम नहीं होगा, तो ऑब्वियसली आंसर ऑन होगा। ठीक है, इतने दिनों से आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो वही। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ कैंडिड। तो कैंडिड का मतलब देखिए सीधा सीधा होता है टू बी फ्रैंक, तो इसका आंसर होगा फ्रैंक। कैंडिड इसमें सिनोनिम इसका फ्रैंक होगा, क्योंकि देखिए एक्सट्रीम ऑप्शंस को अगर आप एलिमिनेट कर दोगे, इवेसिव होगा नहीं, डल होगा नहीं, एम्बिगस होगा नहीं, तो फ्रैंक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखिए, कैंडिड मीन्स ओपन, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, विच इज सेम एज फ्रैंक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पिक द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। तो इसका आंसर होगा इट्स रेनिंग, टेक एन अम्ब्रेला। देखिए, एक चीज दिखाती हूँ, आई टी के बाद अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है, इट्स रेनिंग, टेक एन अम्ब्रेला। इन सब में देखिए ऐसा है, ऐसा है, ऐसा नहीं होगा, ये गलत हो जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चूज अ वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू नोविस। नोविस का मतलब देखिए बिगिनर होता है, जो एक्सपर्ट नहीं होता है, तो इसका ऑपोजिट होगा, नोविस का ऑपोजिट होगा, बिगिनर का ऑपोजिट इज एक्सपर्ट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सपर्ट। फाइंड द करेक्टली स्पेल वर्ड। आप आंसर छुपा लीजिएगा, यू नीड टू चेक योर सेल्फ। ठीक है, आप अपने आप देखो कैसा आ रहा है, आप आंसर्स मत देखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अकोमोडेट। तो अकोमोडेट का आंसर होगा बी। सी डबल सी है, डबल है में, ये स्पेलिंग होता है अकोमोडेट। फिल इन द ब्लैंक्स। इफ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर होगा, क्योंकि इफ आई एम यू नहीं, इफ आई वर यू इज ग्रामेटिकली करेक्ट। चूज द बेस्ट वर्ड टू कंप्लीट। ही हैज अ फ्लेयर ऑफ लैंग्वेजेस, FLAIR। तो फ्लेयर क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। फ्लेयर मीन्स नेचुरल टैलेंट और एबिलिटी, IR। ओके, और ARE मतलब होता है मीन्स सडन बर्स्ट ऑफ लाइट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में FLAIR इज द करेक्ट आंसर। Replace the phrase she bought the car at a very low price to for a song। तो for a song एक idiom होता है, तो idiom मतलब है buying something very cheaply। या तो मैं हिंदी में बता दूं कि आप खरीदाई मतलब कुछ सस्ती चीज खरीदना, उसको for a song कहते हैं, मुहावरा जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज रेडी। तो नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज रेडी होगा, क्योंकि देखिए नीदर इज सिंगुलर, नीदर सिंगुलर है। ठीक है, सो यूज सिंगुलर वर्ड इज, वर्ब आपका सिंगुलर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ दे आर बिल्डिंग अ ब्रिज। तो चूज द करेक्ट होगा द ब्रिज, अ ब्रिज इज बीइंग बिल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, एक और भी बोल सकते हैं, अगर बोलेगा हे पैसिव फॉर्म में
करो तो क्या होगा, ब्रिज इज बीइंग बिल्ट बाय देम भी हो सकता है, ठीक है। और एक्टिव टू पैसिव वॉइस इज इम्पोर्टेंट। आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, एंड बाय दिस आई एम अज्यूमिंग दैट यू ऑल नो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट पार्टिसिपल इन सबको आता है। अगर नहीं आता है इट्स ओके, यू कैन जस्ट रिवाइज जाके कोई इंग्लिश ग्रामर की बुक से, यू कैन जस्ट चेक इट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एरर स्पॉटिंग है, तो ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव अ शेड्यूल, तो इसमें ऑब्वियसली एरर आपके हैव है क्योंकि हैज होना चाहिए। ईच इज सिंगुलर, ठीक है, तो इट शुड बी हैज, ठीक है, हैज होगा। तो हैव आपका एरर है, इसमें हैज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चूज अप्रोप्रिएट कनेक्टर, लेफ्ट अर्ली बिकॉज ही वॉज अनवेल होगा। अब मैं, क्योंकि वो चला पहले जल्दी गया क्योंकि वो बीमार था, तो क्योंकि आपका कनेक्टर है, दैट मीन्स बिकॉज, तो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चूज द वर्ड दैट बेस्ट कंप्लीट्स द पॉलिटिशियन गेव एन एलोक्वेंट स्पीच, तो ये आंसर इसीलिए होगा एलोक्वेंट, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में इट मीन्स, एक सेकेंड, हाँ, इट मीन्स परसुएसिव इन स्पीकिंग कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक, शी इज प्रोफिशिएंट इन स्पेनिश होगा इसमें, इसका आंसर इन होगा, वो प्रोफिशिएंट है स्पेनिश में, तो इन। चूज द बेस्ट समरी, मैन टुक अ लॉन्ग वॉक एंड फाउंड पीस, तो मैन रिटर्न होम टायर्ड नहीं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक इंसान आदमी था, वो एक लॉन्ग वॉक में गया, उसको शांति का अनुभव हुआ, तो इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी, द मैन सॉ सॉलिट्यूड एंड रिलीफ, विच का डायरेक्ट मीनिंग हो रहा है एसेंस ये दिखा रहा है, ठीक है। और बाकी सब गलत है बिकॉज द मैन रिटर्न होम टायर्ड, नो, सेंटेंस में नहीं बता रहा है। द मैन मेट मेनी पीपल, नो, द मैन लॉस हिज वे, ऑब्वियसली नो। Choose the correct form. If she had left earlier, she would have got the bus. Option number B is the answer. Okay. Next question में चलते हैं. Rearrange to form a sentence. तो the exam, he studied well for the exam. तो इसका आंसर होगा 4 3 5 2 1. ऑब्वियसली देख सकते हो आप। द साइंटिस्ट थियोरी वॉज कन्फर्म्ड होना चाहिए। कन्फर्म मतलब सपोर्ट किया गया एविडेंस में, ठीक है। रेफ्यूटेड मतलब उसका ऑपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, हो गया हमारा इसका इंग्लिश का सेक्शन खत्म होता है ना। दिस इज जीके सेक्शन, ठीक है। जीके सेक्शन में चलते हैं सीधा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल? ऑब्वियसली इस कोलकाता। इसमें हटाओ इसको, इस ऐसे बच्चे वाला क्वेश्चन हटाओ। द हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड नेशन इज न्यूयॉर्क, ठीक है। हेडक्वार्टर्स आपका यूनाइटेड नेशन न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट? दिस ऑब्वियसली मार्स। ये भी चलो ठीक है। द इंडियन नेशनल बर्ड इज पीकॉक, सबको पता है, हटाओ। हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? रविंद्रनाथ टैगोर। बंकिम चंद्र चैटर्जी क्या लिखे हैं आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। द प्राइमरी पर्पस ऑफ WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इज प्रमोट ट्रेड लिबरलाइजेशन। तो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी फंक्शन होता है टू प्रमोट ट्रेड लिबरलाइजेशन। इफ यू डोंट नो द इसका फंक्शन भी ट्रेड है, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द की वर्ड ट्रेड, ठीक है। तो WTO इसका ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच इंडियन सिटी इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? एक सेकेंड, वेयर डिड आई गो? विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन इंडिया? तो इज गैंजेस, दैट इज द गंगा रिवर हमारा इंडिया में लॉन्गेस्ट रिवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑब्वियसली इज द्रौपदी मुर्मू। प्लीज हटा इस क्वेश्चन का, होता है ये सब बहुत बच्चे वाला है। मैंने इसीलिए दे दिया ऐसे ही मैंने। और प्लीज़ रिमेंबर कि ये बस मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए है। बार बार मैं बता रही हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि ये सब क्वेश्चन आएगा जिस आप लोग कितना प्रिपेयर हो उसका ही ये होता है। ऐसा भी नहीं है कि प्रिपेयर इसमें कम मार्क्स आएंगे तो सीधो में कम अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने तो मॉक टेस्ट एक्चुअली कभी प्रैक्टिस नहीं किया इस एग्ज़ाम के लिए, पर प्रैक्टिस के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग प्रैक्टिस करो। विच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमोसफेयर? तो इट्स नाइट्रोजन, ठीक है। विच इंडियन सिटी इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? तो इज बैंगलोर। विच इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इज BR अम्बेडकर। एंड सॉरी फॉर माई स्पीड, एक्चुअली ये सब बहुत मुझे थोड़ा काम है। तो द इंडियन रूपी सिंबल वॉज डिजाइन बाय, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये उदय कुमार है आंसर, ठीक है। इंडियन रूपी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन? ऑब्वियसली इज इंडिया। तो इंडिया का इतना पॉपुलेशन हो गया है, वो तो चाइना को भी सरपास कर दिया है। 2023 में शायद सरपास कर दिया था।
और इसीलिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो हर समय जाके बोलते हैं कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ऐसे कर हाँ जो भी है अपार्ट फ्रॉम इट, तो इंडिया इज़ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन। वो भी अच्छी बात है ना, इतनी पॉपुलेटेड जगह में डेमोक्रेसी है तो इट्स वेरी नाइस। तो लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड दिस पैसिफिक ओशन, ठीक है। विच सिटी होस्टेड द 2012 ओलंपिक्स? लंदन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द बेसिक करेंसी यूनिट ऑफ द यूके इज पाउंड स्टर्लिंग, इसका आंसर है, ठीक है। विच केमिकल एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 1? तो हाइड्रोजन। एंड ऑल्सो इसमें मुझे ज़्यादा है कि कोई आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग कोई बात नहीं, आप लोग देख सकते हो। और मुझे या तो हु इज द करेंट सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस? तो इज एंटोनियो गुटेरेस। आई हैव नॉट गिवन ऑप्शंस फॉर इट बिकॉज यही मुझे मतलब आप याद कर लो, एंटोनियो गुटेरेस, ओके। इंडियन नेशनल फ्लावर इज दिस लोटस ऑब्वियसली। चलो लीगल एप्टीट्यूड एंड इंडियन पॉलिटी के मैं जाती हूँ। तो मैंने अभी क्या क्या करवाया, इंग्लिश करवाया, जीके करवाया, अब लीगल एप्टीट्यूड, इंडियन पॉलिटी। और ऐसा नहीं है कि अलग अलग आएगा, इंडियन पॉलिटी का ऐसे अलग भी आ सकता है, मैंने बस प्रैक्टिस के लिए करवा दिया है ऐसे। एंड अगर आपने लीगल रीजनिंग का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा आया था, मेरे पास तो बहुत ऐसे क्वेश्चंस आए थे। क्योंकि 100 मार्क्स का भी है, इसीलिए यू कैन एक्सपेक्ट लीगल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस। आई डोंट या सो विच केस एस्टैब्लिश द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इज ऑब्वियसली केशवन एंड भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। It established the basic structure doctrine, okay. um, Constitution of India came into force on it's 26 January 1950। अडॉप्ट कब हुआ था ये भी मुझे अलग से बताना, ठीक है। द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट अपीयर इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इट अपीयर्स इन द 7th शेड्यूल। हु इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ऑब्वियसली इज द सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या ही बोलूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली हमेशा गार्डियन होता है, इंटरप्रेटर होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला, ठीक है, उससे इंटरप्रेट करने वाला सुप्रीम कोर्ट होता है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स? तो आपका 12 to 35 होता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, 12 to 35, ठीक है। इट डील्स तो आर्टिकल 12 ऑनवर्ड्स। तो इंडियन पिनल कोड व्हेन एनैक्टेड इन द ईयर, इसका है आंसर है 1860, आईपीसी एनैक्ट हुआ था। अब मुझे ये भी बताना कि जो न्यू लॉ आया है वो कब आया और कौन किसको रिप्लेस किया है, ठीक है। बीएनएसएस और क्या था, और बीएसए था शायद, हाँ। तो वो सब के बारे में पढ़ना चाहिए आपको। विच आर द फॉलोइंग रिट्स इज इश्यूड टू प्रोड्यूस अ पर्सन बिफोर द कोर्ट? तो ऑब्वियसली इज हेबियस कॉर्पस, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू review judiciary? Obviously no, parliament cannot review judiciary. It's a judiciary reviews the legislative and executive actions, that is the act, bills passed by the parliament, and if any bill is violative of the constitution, then आपका जुडिशियल रिव्यू में आता है, तो जुडिशियल रिव्यू करता है, एंड इफ इट फाइंस की वायलेट करता है, देन इट स्ट्रक्स डाउन दैट बिल और विच द पार्ट ऑफ द बिल which is violative of the constitution, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द डॉक्ट्रिन सेपरेशन पावर इज प्राइमरली बोरोड बाय ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन वेस्टेड इन पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि आप अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर लिमिट्स। In Keshavan and Bharti case, it was obviously established that Parliament cannot change the basic structure of the Constitution, which also includes separation of powers and many other things. ठीक है, next question में चलते हैं। Which of these is a directive principles of state policy? तो directive principles of state policy non enforceable होता है, और वो बस ऐसा ऐसा इन्फोर्स नहीं कर सकते आप। अगर कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी फॉलो नहीं करता है, देन आप उसको सजा नहीं दे सकते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में आप उसे कर सकते हैं। इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी नॉन एनफोर्सेबल, नॉन जस्टिसेबल, ठीक है। तो प्रोविजन एडिक्वेट लिवलीहुड इसका आंसर होगा, क्योंकि बाकी सब ऑप्शंस में देख सकते हो दीज आर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, प्राइवेट पर्सन कैन एनफोर्स अ पब्लिक ड्यूटी विच ओथ टू द पब्लिक एट लार्ज बाय फाइलिंग अ इट्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जरिए आप ये कर सकते हो। विच आर्टिकल अलाउज पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू स्टेट्स और ऑल्टर स्टेट बाउंड्रीज? तो इसका आंसर है आर्टिकल 3, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. द फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग national emergency. दैट इज आर्टिकल एक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी नॉन एनफोर्सेबल नॉन जस्टिसेबल. ठीक है, तो प्रोविजन एडिक्वेट लिवलीहुड इसका आंसर होगा, क्योंकि बाकी सब ऑप्शंस में देख सकते हो दीज आर फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका. प्राइवेट पर्सन कैन एनफोर्स अ पब्लिक ड्यूटी विच ओथ टू द पब्लिक एट लार्ज बाय फाइलिंग अ इट्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जरिए आप ये कर सकते हो. विच आर्टिकल अलाउज पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू स्टेट्स और ऑल्टर स्टेट बाउंड्रीज. तो इसका आंसर है आर्टिकल 3. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. द फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग national emergency. That is article 359. ठीक है, who presides over the joint sitting of parliament. तो speaker of the Lok Sabha presides over the joint sitting of parliament. The power to issue ordinances by the president is given under which article. This article 123 में लिखा है आपका president's ordinance power. Which of these is not a feature of Indian constitution? Secularism is a feature. Presidential system नहीं है. Federalism है. Parliamentary democracy है. Presidential system हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं करता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करता है. तो पार्लियामेंट्री सिस्टम इसका, प्रेसिडेंशियल सिस्टम इसका आंसर है. हु हैज द पावर टू अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ऑब्वियसली इज द प्रेसिडेंट. इन कंसल्टेशन विद सीनियर जज वो अपॉइंट करता है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. और एक और एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट ने किया था, मुझे याद नहीं आता उसका नाम, पर ऐसा था कि अपार्ट फ्रॉम ऐसे तो है जजेस होते हैं, अपार्ट फ्रॉम इट और भी नॉमिनेट होंगे. एंड फिर बाद में क्या किया ना, सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशन कह के उसे रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, उसके बारे में पढ़ सकते हो. The 42nd Constitution Amendment associated with which period? तो इस 42nd Amendment that is emergency के बाद, post emergency के बाद में change हुआ था. The Supreme Court verdict reaffirmed unlimited amending power. अच्छा ठीक है, तो देखिए केशवानंद भारती केस में हम तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पढ़े हैं, पर इसमें पूछ रहा है कि आफ्टर केशवानंद भारती केस कौन सा वर्डिक्ट था जो रिअफर्म किया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एंड लिमिटेड पार्लियामेंट्री अमेंडिंग. तो इसका है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल राइट? ऑब्वियसली इस पार्ट 3 राइट, पार्ट 3 आंसर है इसका. या तो ठीक है, देखो 12 to 35 जैसे मैंने बोला. ठीक है, जस्टिसेबल होता है. विच आर्टिकल गारंटीज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज? तो इस आर्टिकल 32 बिना देखे भी बोल सकते हो आप. ठीक है, आर्टिकल 32 होता है. चलो हटाओ इसको. विच आर्टिकल डिफाइंस द टर्म स्टेट? तो आर्टिकल 12 होता है विच डिफाइंस द टर्म स्टेट. ठीक है, आर्टिकल 12 डिफाइंस स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट्स. वो आप बाद में पढ़ोगे, थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर में आके आपको स्टेट के बारे में, ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर में. विच आर्टिकल गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ? तो इस आर्टिकल 14. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. विच आर्टिकल डिक्लेयर्स दैट द प्रोविजन ऑफ पार्ट 4 आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट? तो आर्टिकल 37 स्टेट्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. विच आर्टिकल स्टेट्स नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी? इट्स आर्टिकल 21. आर्टिकल 21 इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ऑब्वियसली इट्स इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट ऑफ बोथ हाउसेज एंड इलेक्टेड एमएलएज ऑफ स्टेट एंड यूटीज, दैट इज यूनियन टेरिटरीज. इसका एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ सकते हो, रीडिंग लगा सकते हो. प्रोसीजर टू रिमूव द प्रेसिडेंट फॉर वायलेशन इज लेड डाउन इट. तो प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के द्वारा कैसे कर सकते हैं, उसका आपका आर्टिकल 61 में आपका लेट डाउन हो चुका है. विच आर्टिकल गिव्स पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय स्पेसिफाइड प्रोसीजर? तो आर्टिकल 368. ठीक है, विच सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, इसको हटाओ. तो फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट? तो इट्स 42nd अमेंडमेंट ओनली. ठीक है, आप देख सकते हो इंसर्टेड आर्टिकल 51A. अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा में पढ़ना इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट वर ओरिजिनली 10 ड्यूटीज. द लिस्ट वॉज लेटर इंक्रीज टू 11 ड्यूटीज बाय अमेंडमेंट. अब क्वेश्चन 12 में आते हैं. तो क्वेश्चन 12 में 11 फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोवाइड एजुकेशन वॉज एडेड बाय विच अमेंडमेंट? तो जैसे कि हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ ही लिया था, तो इसका आंसर 86 अमेंडमेंट. ठीक है, एक्सप्लेनेशन एक सेकेंड कहाँ गया, 1 सेकेंड. तो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं. आर्टिकल 21A ऑल्सो लेड टू द इंक्लूजन 11 फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A. ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिक्वायर्स द प्रेसिडेंट टू कॉन्स्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन टू रेकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स? तो आर्टिकल 280. अब हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं.
हाँ, ऐसे आप पढ़ लो, ऐसे मुझे बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो मैं इतना एक्सप्लेनेशन नहीं बता रही हूँ। हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? फिर से आप बोलो मुझे ये क्या है। प्रेजेंट करता है तो कॉन्स्टिट्यूशनली द प्रेजेंट अपॉइंट्स द सीजीआई बाय कन्वेंशन एंड मेमोरेंडम प्रोसीजर recommendation by judiciary collegium, ठीक है, present selection occurs. Which of the following writs is issued to release a person from unlawful detention to his habeas corpus? तो habeas corpus मतलब होता है to produce the body. Courts use it to examine legality of detention and secure the release when detention unlawful, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंडर आर्टिकल 81 present constitutional practice, what is the maximum permitted strength of the Lok Sabha? तो देखिए मुझे एक्चुअली इसमें आप डॉट कर दीजिए, इसको आप थोड़ा कंफर्म करके मुझे बताइए। 550, अरे 550 कुछ वेबसाइट में बोल रहा है, कुछ 552 बोल रहा है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन मार्क में है। आप लोग थोड़ा कंफर्म करके अगर कमेंट सेक्शन में लिख देंगे तो बहुत अच्छा है, इन दोनों के बीच क्या होगा, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि मैंने कुछ वेबसाइट से देखा और कुछ ऑफिशियली देखा, तो ऐसे तो 550 लिखा है, पर फिर 552 भी बहुत लोग बोल रहे हैं, तो मुझे इसके बारे में थोड़ा कंफर्म नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं which article allows the president to proclaim president's rule? तो इट्स आर्टिकल 356। फिर which case reaffirmed the basic structure and struck down, तो इस मिनेर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। विच आर्टिकल, अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, केशवन एंड भारती केस। तो आफ्रॉम दे अप्लाइड एंड रीअफर्म किया स्ट्राइकिंग डाउन पार्ट्स ऑफ 42nd अमेंडमेंट, वो क्या क्या 42nd अमेंडमेंट के पार्ट को किया, तो विच अटेम्प्टेड टू कर्टेल जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। क्या हुआ था ना कि जुडिशियल रिव्यू के पावर्स को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी, तो मिनेर्वा मिल्स में वो लोग ऐसा स्टक हटा दिए। विच आर्टिकल कंटेन्स राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट, तो इस आर्टिकल 21A, जैसे कि मैंने आपको बोला था 86 अमेंडमेंट के द्वारा। विच बॉडी रिव्यूज रिकमेंड्स द डिवीजन सेंट्रल टैक्सेस टू द स्टेट, तो इस फाइनेंस कमीशन, ठीक है। बहुत लंबा हो गया है चलो मैथ्स, अच्छा मैथ्स करेंगे, ठीक है। अब मैथ्स के लिए मैं क्या बोलूँ आपको। अच्छा एक काम करते हैं ना, मैथ्स आप एक काम कर सकते हो, मैथ्स का आप देख लो, आपको जैसे आप अपने आप बना के प्रैक्टिस करो, अगर आपको नहीं आएगा तो मुझे बोलना, ठीक है। और मैंने तो जैसे आंसर दे चुका है, तो अगर आपको नहीं आएगा तो मुझे बता सकते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, if 12 workers can finish a job in 18 days, how many days will 9 workers finish the same job? तो इसमें कैसे ही होगा कि 12 वर्कर्स 18 डेज में करते हैं, तो 1 वर्कर किसमें कितने में करेंगे, और दिखाई देती हूँ, 12 वर्कर्स 18 डेज में कर रहे हैं, तो 1 वर्कर कैसे करेंगे, फिर डेज करके आप कर सकते हो, ठीक है। द रेशियो टू नंबर्स इज 3:5 एंड द सम इज 64, फाइंड द नंबर्स। तो रेशियो है आपका 3:5 और सम है आपका 64, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 3x, हमको तो नहीं पता, तो प्लस 5x आपका 64 हो गया, तो x निकल जाएगा आपका, 8x 64 हो गया, तो x हो जाएगा 8, और ऐसे करके कर सकते हो आप। सुनो, आप एक्सप्लेनेशन आंसर्स नहीं देखना, पहले आप प्रैक्टिस करो फिर आप देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपका PRT/100 होता है, तो PRT/100 होता है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि PRT/100 होता है, तो सब बैठा दो तो जो भी आंसर आएगा आएगा, ठीक है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट का भी मैंने मैथ्स के वीडियो में फॉर्मूला बोला, तो आप फॉर्मूला बैठा दो, उसको कर दो। अ ट्रेन 180 मीटर, इसका भी देखो वही वाला है स्पीड, और कन्वर्जन का भी मैंने बोला था, राइट। कन्वर्जन का मैंने बोला था कि क्या होगा, तो 18/5 होगा, तो आप कन्वर्ट कर दो पहले, फिर आप फॉर्मूला बैठा दो तो हो जाएगा, ठीक है। द एवरेज, इसमें भी लाइक देखिए एवरेज का सम है, ठीक है। इसमें क्या आप बोल रहे हैं, एवरेज और 8 नंबर 20, सम ऑफ 8 नंबर है आपका 20, ठीक है। तो 9 नंबर ऐड हुआ तो एवरेज 22 हो गया, तो बोल रहे हैं आपको 9 नंबर निकालना है, तो ये भी आप कर लो, ठीक है। ए सेल्स एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट इफ द कॉस्ट प्राइस है 500, फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो फिर से वही प्रॉफिट लॉस का सवाल है, तो जैसे मैंने बोला था प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालता है, परसेंटेज आपको करना है, वो जो फॉर्मूला है, आप एक काम करो मेरी मैथ्स का वीडियो देखो, उसमें मेरा फॉर्मूला दिया है, वो निकाल सकते हो आप, ठीक है। ये बस पॉपुलेशन फॉर्मूला वाले क्वेश्चन है, इसको मैं नहीं करवाऊंगी। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेज बाय 10% एवरी ईयर, इसका भी अलग से फॉर्मूला था, मैंने आपको दिया था, ठीक है। तो
आप देख सकते हो फॉर्मूला, टू नंबर्स एंड सेम रेशियो इफ द एलसीएम इज 180, फाइंड द नंबर्स। तो अब एलसीएम निकालना है आपको, ठीक है। A person covers 120 किलोमीटर 40 किलोमीटर, रिटर्न्स फाइंड द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड आप कैसे निकालोगे, ठीक है, आप ये भी प्रैक्टिस कर लो। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने में देखो, अच्छा ए मतलब इंटू मैंने बोला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, पेरीमीटर होता है 12+b, तो आप बैठा दो, सब बैठा के आपको मिल जाएगा आंसर। द सम ऑफ फर्स्ट टाइम नेचुरल नंबर्स इज, ये छोड़ दो आप, या तो फॉर्म ये करने की जरूरत नहीं है। फाइंड x, अच्छा जी इजी है, 5 इज इक्वल टू, तो 3x इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, तो x हो जाएगा 5, ठीक है। अब ऐसे ऐसे करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। मैं अब हटा रही हूँ, मैं अब जा रही हूँ सीधा। फाइंड द एरिया, एरिया निकालो आप, ठीक है। आप सब मैथ्स का वीडियो देख लो, HCF ऑफ 4560 क्या है। ओके अच्छा, सो दिस इज द एंड, ठीक है। मैंने लीगल करवाया, पॉलिटी करवाया, इंग्लिश करवाया, मैथ्स करवाया, शायद मैं कुछ भूल नहीं रही हूँ ना। इतना ही था, इन पॉलिटी था, जीके था, एंड हाँ, तो इतना हो गया है, ठीक है। मैथ्स का सम्स मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि ऐसा हो जाता है कि आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, अगर आप बोलोगे तो नेक्स्ट मैं एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। पर आप लोग पहले आप प्रैक्टिस करो, एंड दिस इज इट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम विच इज ऑन 14, राइट। तो 14 के लिए ऑल द बेस्ट, घबराना मत, आप आराम से करना। मैं सोचिए मैं एक वीडियो भी बना दूँ, यू नो, एक टेक्निक है जिससे कि आपके एमसीक्यू में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप चाहते हो वो भी, तो आपको मुझे कमेंट करना, या तो आप मैथ्स अगर एक्सप्लेनेशन चाहते हो, यू कैन टेल मी, ओके। सो बाय एंड थैंक यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके, बाय।